हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट कर दिया था सप्लाई तो अपन ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, डबल ए और बी, ये तीन तो अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था। पॉइंट नंबर सी अपन ने क्लास के अंदर स्टार्ट किया था कि क्या सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर ए, डबल ए और बी में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, जब कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर सी, शेड्यूल 1 में जो 4 एक्टिविटीज हैं और ट्रांजैक्शंस हैं, इवन विदाउट कंसिडरेशन वो भी सप्लाई माना जाएगा। कितनी एक्टिविटीज? 4 एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड है, और इनमें से एक अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, और वो बिजनेस एसेट का ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा यदि परचेज के टाइम यदि आपने उस पर आईटीसी ले लिया था। कोई डाउट? नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है, समझने में टाइम लगेगा, बड़ा सिंपल है, लेकिन 2-3 पॉइंट है उसके अंदर। पहला पॉइंट, सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर ने रेसिपिएंट को यदि कोई भी सप्लाईज की, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज, तो यदि सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि सप्लाई की जाती है, फॉर एग्जांपल वैल्यू ₹10,000, तो जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा? जीएसटी इस 10,000 के ऊपर जो भी रेट होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जांपल अपनी जो फीस है, समझने यार ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो फीस है, सेकंड मॉड्यूल की जो फीस है वो मुझे याद नहीं है, अप्रोक्स मान लो 28,000 रुपीज लमसम में आप पे करते हो, शायद सही होगा। तो 28,000 रुपीज का आपका सेकंड मॉड्यूल का फीस है, यदि आप लमसम मेरी पे करते हो 28,000 बोला गया होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मुझे यहां पे प्रॉपर्ली जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए मोटा मोटा ऊपरी बता, मुझे सब पता है। ऊपरी अंदाजन 4,000 रुपए का जीएसटी। जब जीएसटी निकालना जरूरी होगा तब वो भी अपन देखेंगे कि अपन एक्यूरेट कैसे निकाल सकते हैं। मोटा मोटा बोल सकते हो 20,000 रुपीज की वैल्यू, जिसमें मैं आपसे 4,000 का जीएसटी ले रहा हूं, तो कोई बता सकता है वैल्यू का अमाउंट कितना है? वैल्यू मतलब अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा जो अमाउंट तुमसे मैं चार्ज कर रहा हूं, कितना अमाउंट है जो मेरी पॉकेट में जाएगा? 24,000 रुपीज। क्या बात है, सब जीनियस है। तो मैंने बुलाया बेटा, देखो तुम्हें रिसिप्ट नहीं चाहिए, रिसिप्ट नहीं चाहिए, मत लो रिसिप्ट, और मेरे को 24,000 पे कर दो, हो जाएगा का 28 पे करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, क्लास के बाद मिलना नहीं। ये बहुत सारी बातें इसमें समझने की बेटा, अभी समझ में आएगा। कुछ बच्चे दिमाग चलाएंगे, तेरा मेरा तो दिमाग में समझ में आएगा। तो यदि मैं आपको ये कहूं कि रिसिप्ट नहीं मिलेगी, सुनना बात ध्यान से, मैं मतलब टीम, ये तो बात ही नहीं होती इस रिगार्डिंग। तो यदि आपको बोला जाए टीम के अंदर कोई पर्सन आपको बोले कि बेटा यू पे 24,000 रुपीज एंड यू विल नॉट गेट एनी रिसिप्ट, आपका 4,000 का जीएसटी बच जाएगा। आर यू रेडी? बच्ची जल्दी से बोली, नहीं मैं रेडी नहीं हूं। तर बेंच वाली बच्ची, क्यों बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? 4,000 बच रहे, ज्यादा देने में अच्छा लगता है तुम्हें? बोल दो बेटा, जो दिमाग में आ रहा है बोलो, डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो मैंने पढ़ लिया। बोलो, इसे बोल भी नहीं पा रही तो कैसे बोलूं मैं? आप पे डाउट है, वापस से फीस मांग ली तो ये बोलने वाली क्यों बेटा कि वापस से फीस मांग लो? तो ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं। फिर 28 पे करो, आप केस दे दो 24,000 रुपीज का और रिसिप्ट भी नहीं दूंगा। केस में दो, रिकॉर्ड नहीं आएगा, और मैं तुम्हें रिसिप्ट भी नहीं दूंगा। चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे होने से वापस से फीस मांग लो, रिकॉर्ड ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, और ऑब्वियसली जो स्टाफ ने फीस ली वो स्टाफ छोड़ के चले जाए, फिर
क्या होता है कि जहां पे आप बहुत छोटे लेवल पे, जहां पे जो पर्सन काम कर रहा है वहीं पे करते हो फिर चल जाता है मान सम्मान, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हो तो आपका हमेशा रीजन ऑफ डाउट हमेशा रहता है। लेकिन अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे भैया 24,000 या 28 पे कर देंगे, 4,000 में कौन से गरीब हो जाएंगे, पर जरा वापस से पूरा पे करना पड़ गया तो। लेकिन इसमें चेंज करता हूं, अब सुनना बात ध्यान से, मैं चेंज करता हूं। यदि सप्लायर और रेसिपिएंट यदि दोनों रिलेटेड पर्सन हो, क्या हो कनेक्टेड, यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन है और रिलेटेड पर्सन बोलता है मुझे 20 पर पे कर दे, घर जानते, पूरे परिवार को जानते, ढूंढ के ले आएंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे। हाँ जाएंगे, शादी ब्याह में तो मिलेगा ना, क्या क्या जा रहा भैया, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, परिवार का बंदा भैया, तो जाएगा कहा, खा के बैठेगा पैसा। तो थोड़ा सा क्या होता है, लोगों को लगता है कि रिलेटेड पर्सन है, क्लोज है, तो हो सकता है कि आप क्या करो, जीएसटी बचाने के लिए प्राइस को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट। नॉर्मली हमें डाउट नहीं होता, नॉर्मली हमें डाउट नहीं होता, लेकिन एक डाउट तभी आता है जब वो रिलेटेड पर्सन, क्या कह रहे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये कि यदि आप रिलेटेड पर्सन नहीं हो, मेरे से कोई कनेक्टेड नहीं हो, तो जिस बच्चे से जो मैं अमाउंट चार्ज कर रहा हूं वही वैल्यू है। जैसे एग्जांपल, दिल पे नहीं मिलना बेटा, ये एक प्यारा बच्चा है, कितनी प्यारी स्माइल है इसकी, कभी कभी आता लेके अभी हो जाने लग गया, मेरे पेड़ से नहीं बेटा, एग्जांपल है, दिल पे ना लेना, मतलब कितना प्यारी स्माइल है, इसकी फीस फ्री, मतलब कोई फीस देने की जरूरत ही नहीं, क्लास के बाद मिलना नहीं, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नॉर्मली जो बच्चा पे कर रहा है, कोई 5 पे कर रहा है तो 5 पे जीएसटी लगेगा, किसी बच्चे ने फीस नहीं दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी तभी लगेगा जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम तभी आएगी जब दोनों क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन, अदरवाइज। समझ में आया? मतलब यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन है तो विदाउट एनी कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, वैल्यू, मतलब ये सप्लाई माना जाएगा। नॉर्मली सप्लाई कब माना जाता है, जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व, क्या यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन है, यदि सप्लायर और रेसिपिएंट यदि रिलेटेड पर्सन है तो इवन विदाउट कंसिडरेशन यदि आपने कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा, व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन। कोई कंफ्यूजन? मतलब ये पॉइंट हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये वाला पॉइंट तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और कंडीशन क्या है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर आरपी, रिलेटेड पर्सन। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ भी रहा होगा, जिसको अपन बाद में देखेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, ये अपन आगे देखेंगे। लेकिन एक बार मोटा मोटा समझ में आ गया कि सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन ए, तो देन कोई भी अमाउंट यदि आपने चार्ज नहीं किया तो भी सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी चार्ज होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, जो पहले भी आया था, सर क्या वैल्यू होगी, वैल्यू वाले चैप्टर। फिर सर कोई अमाउंट को चार्ज नहीं किया तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल लेंगे, देख लेंगे। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें एक और पॉइंट आता है, आपने जनरली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी अपन जो बोलते हैं बिग कॉर्पोरेट, उनके क्या होते हैं, 1-2 ब्रांचेस नहीं होती, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि ब्रांचेस हो, ब्रांचेस समझ में आता ही नहीं आता है, ब्रांचेस समझ में आता है। मेरी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी सर्विस यूनिट या कोई भी फॉर एग्जांपल डीलर्स एरिया बात करो, तो उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यदि जो ब्रांचेस है सप्लायर और रेसिपिएंट ब्रांचेस के फॉर्म में, क्या ये
और यदि एक ब्रांच अपनी दूसरी ब्रांच या ऑफिस को कोई भी सप्लाई करती है तो ये भी सप्लाई माना जाएगा, इवन नो कंसिडरेशन। अभी मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बोला है ब्रांच, लो मेकर ने ब्रांच की जगह यहां पे वर्ड यूज किया है डीपी। क्या वर्ड यूज किया है? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस। यहां पे डीपी का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट पर्संस। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या ये दोनों अलग अलग पर्सन है या एक ही है? एक ही है, वैसे तो एक ही है ना। आप इमेजिन करो, आपका जो भी अपना नाम है उस नाम से कंपनी बना लो, और आपकी कंपनी की एक जयपुर में ब्रांच हो, एक दिल्ली में ब्रांच हो, आप दो हो या एक हो? बोलने वाली बात है, तो मेरी कंपनी है, मेरी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स की ब्रांच जयपुर में, दिल्ली में, पूना में, तो भैया चिन्मय ट्यूटोरियल तीन थोड़ी हो गए, एक ही हुआ ना भैया, ब्रांचेस के फॉर्म में ही तो है। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में बताऊंगा, ये रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर ये बोलता है भैया जो ब्रांच आपकी दिल्ली में होगी वहां पे दिल्ली में जीएसटी पे करेगी, जो ब्रांच आपकी जयपुर में होगी वो जयपुर में जीएसटी पे करेगी, और जो ब्रांच पुणे में होगी। बेटा इंट्रास्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? किसी को पहली या दूसरी क्लास याद है? मैंने बताया था जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होता है? सप्लाई के ऊपर। और सप्लाई को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन या चार। सप्लाई दो, तीन और चार तो ऐसे बोलता है। तो सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, और यदि इंटर स्टेट सप्लाई तो आईजीएसटी लगेगा, याद आ रहा होगा। और यदि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, आधा सीजीएसटी आधा एस बोले तो एस, जो भी एस है मतलब जो भी स्टेट है। जैसे अभी अपन कहा है, तो आप कौन सा जीएसटी पे करोगे बेटा? मैं आर जीएसटी पे करूंगा। तो मेरी जो ब्रांच जयपुर में वो आर पे करती है, मेरी जो ब्रांच पूना में वो एम पे करती है। एम फॉर, समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, तो आपको सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। नहीं, बंदा एक ही है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स, लेकिन भैया पूना के अंदर पूना मतलब महाराष्ट्र जीएसटी पे करना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली जीएसटी पे करना पड़ेगा, जयपुर के अंदर राजस्थान जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वैसे पर्सन आप एक ही हो, लेकिन जीएसटी के लिए आप अलग अलग माने जाओगे, और अलग अलग को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। एक रूल है, यदि आप वर्ड से यदि आप इंटरप्रेट करने का ट्राई करोगे तो कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता, मैं बोलता हूं मैं कुछ भूलता नहीं। मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैं कभी कुछ भूला ही नहीं, एक बार पढ़ लिया ही ऐसे याद रहता है, 3-4 महीने भूला ही नहीं जाता। क्योंकि याद करने का तरीका है, कभी याद मत करो, उसको बनाओ, जिससे कि कभी आपको कोई बोले डिस्टिंक्ट पर्सन, आप बोलो याद नहीं आ रहा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है। अलग क्यों होता है जीएसटी के अंदर? क्योंकि पर्सन एक ही है, लेकिन जीएसटी उसको अलग अलग बोलता है। अलग नहीं है ये, चिन्मय ट्यूटोरियल्स अलग अलग थोड़ी है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स तो एक ही है, लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए अलग अलग माने जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी हम पढ़ेंगे ऐसे ब्रांचेस वर्ड करके नहीं आएगा वर्ड, क्या वर्ड आएगा? डीपी। क्या वर्ड आएगा? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस। तो ये जो प्रोविजन है जो मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 2, ये दो चीजों पे अप्लाई होता है। या तो सप्लाई रेसिपिएंट क्या हो बेटा? रिलेटेड पर्सन, या सप्लाई रेसिपिएंट क्या हो? डीपी। डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन इन्वॉल्व तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई माना ही जाएगा, यदि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कब? जब सप्लाई रेसिपी या तो रिलेटेड पर्सन हो या डीपी। डीपी बोले तो ब्रांचेस, डिस्टिंक्ट पर्संस। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया? यस, अपन पढ़ क्या रहे? शेड्यूल 1 अपन पढ़ क्या रहे? बार बार टारगेट को याद रखना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। माइलेज सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बात करें सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा। और यदि सप्लाई है तो अपन बात करें पॉइंट नंबर सी की, जहां पे कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई माना जाएगा, राइट? तो इसे अपन बात करें पॉइंट नंबर सेकंड, सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस
समझने के लिए आप बोल सकते हो ब्रांचेस। मैंने पहले ही बताया था कहां मिलेगा ये आपको, सेक्शन 25। कौन सा वाला चैप्टर है ये, आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, जहां पे अपन और डिटेल में बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर दिया हुआ है सेक्शन 25। अभी मैंने आपको बता दिया जितना आपके लिए रेलिवेंट है कि यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपीज है, यदि सप्लायर रेसिपिएंट या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपीज है, व्हेन मेड इन द कोर्स और परवेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस के दौरान यदि आपने कोई भी सप्लायर और रेसिपिएंट ने, सप्लायर और रेसिपिएंट जो या तो रिलेटेड पर्सन है या डीपीज है, उन्होंने जो भी सप्लाईज की, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। कोई डाउट? यदि फॉर एग्जाम्पल दीजिए डीलर ए, तो डीलर ए ने अपने बेटे को, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि बेटा मतलब रिलेटेड पर्सन, तो डीलर ए ने यदि स्मॉल मिस्टर ए को क्या किया, कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया, इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं ब्रांचेस का। तो देयर इज ए कंपनी एलजी, थोड़े टाइम पहले आईपीओ भी आया था, पता होगा। तो एलजी का जो हेड ऑफिस है फॉर एग्जांपल मुंबई में और उसकी ब्रांच जयपुर में, और एलजी ने क्या किया, ये रेफ्रिजरेटर सप्लाई किया अपनी ब्रांच। ये कौन है? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्संस। तो ये जो डिस्टिंक्ट पर्संस है, इन्होंने जो भी सप्लाईज की, इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। राइट एवरीवन? कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर रिलेटेड पर्सन के केस में तो हमें समझ में आता है कि आप प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हो, इसलिए विदाउट कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। सर डीपी जब मेरी ब्रांच है, जैसे मेरी ब्रांच है जयपुर में और मेरी ब्रांच पूना, और मैं जयपुर से पूना यदि कोई भी गुड्स यदि ट्रांसफर करता हूं तो जीएसटी डिपार्टमेंट कटवा लेके आ जाता है, दे दे बाबा, दे दे बाबा, क्योंकि सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। चाहे अपनी ब्रांच के ऊपर जीएसटी क्यों लगाते? जीएसटी तो नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है। बचपन में गेम खेला है सर, कौन सा गेम? चेन चेन, याद है किसी को? बचपन के दिन तो चेन वाले गेम में मैंने बहुत पहले खेला था, 20-25-30 साल ही हो गए होंगे, तो पूरा याद नहीं आ रहा। तो चेन वाले गेम के अंदर चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। चेन यदि ब्रेक हुई तो सब पीटते रहे, ऐसा कुछ समथिंग होता था, मतलब याद आ रहा है सबको? तो गवर्नमेंट ऐसे ही बनाना चाह रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। यदि जीएसटी नहीं भी लगाना तो नहीं लगाई, लेकिन लगा दो एक बार, सिर्फ लगाने के लिए, जिससे कि वो जीएसटी की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार चेन ब्रेक हो गई तो ट्रेसिंग नहीं होगी। यदि आप एक ही चेन में हो तो आप ट्रेसिंग कर सकते हो, दिखता है। यदि अलग अलग हो गए तो फिर ट्रेस नहीं आता। तो फॉर दिस पर्पज ब्रांचेस के अंदर भी जीएसटी लगता है, गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना नहीं है। साहब क्या बोला, सब ऊपर से निकल गया। लॉजिक ये है कि लगना तो नहीं चाहिए, फिर भी लग रहा है क्योंकि सप्लाई माना जाएगा। गवर्नमेंट बोलती तुम्हारा नुकसान भी क्या है, आईटीसी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लेकिन हमें फायदा होगा। हमें फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा कि चेन में टोटल जयपुर ने पूना को बेचा, पूना ने किसी और को बेचा, तो हमारे पास प्रॉपर चेन होगी, चेन ब्रेक नहीं होगी। इसलिए यदि डिस्टिंक्ट पर्संस भी हुए तो सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कॉस्ट बढ़ती नहीं है क्योंकि द रीजन बिहाइंड ब्रांचेस है, तो मार्जिन तो होगा नहीं। यदि मार्जिन होगा तो वैसे ही सप्लाई माना जाएगा, यदि मार्जिन नहीं होगा तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। लेकिन जितना जीएसटी लगा हुआ है उसका आपको क्या मिल जाएगा? जयपुर वाले ने 100 रुपए का जीएसटी लिया मुंबई वाले, पूना वाले से, और पूना वाले ने 100 रुपए का आईटीसी ले लिया, क्या क्या नुकसान हो? और वो सेम में देगा क्योंकि ब्रांचेस है। और ये वो मार्जिन लेके बेचते हैं तब तो वैसे ही जीएसटी लगना चाहिए था। नहीं, आईटीसी वाला पॉइंट तो हर जगह ही है, लेकिन रिलेटेड पर्सन के अंदर तो क्या है कि रीजन ये है कि हो सकता है कि आप सामने वाले को, रिलेटेड पर्सन को भी कौन फ्री में देता है, लेकिन हो सकता है कि आप 4000 में दे रहे हो, 2000 में दे रहे हो, 1000 में दे रहे हो, तो उस वजह से बोला हो सकता है फ्री में दे दो। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है
कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि डाउट है कि आपने क्या किया होगा, रिलेटेड पर्सन की वजह से प्राइस चार्ज नहीं की। और ब्रांचेस में भी क्या होती है, हर ब्रांच कमाने के लिए बैठी है, तो यदि हर ब्रांच इंडिपेंडेंट कमाने के लिए बैठी तब तो ऐसे ही सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। और यदि फॉर एग्जांपल आप सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोई और डाउट? बाकी आईटीसी के अंदर और भी बहुत सारी बातें होगी, वापस से कनेक्ट होंगे पॉइंट, लेकिन फिलहाल जो आपको रिक्वायर्ड है वो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? सप्लायर रेसिपिएंट या तो ये रिलेटेड पर्सन है या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। यदि कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, यदि कोई कंसिडरेशन नहीं मिली तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म्ड। लास्ट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अरे पूरा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। अपन ने क्या बोला पॉइंट नंबर 2 के अंदर, सप्लायर रेसिपिएंट आरपी। आरपी मतलब रिलेटेड पर्सन। आरपी मतलब मैंने बोला कि रिलेटेड पर्सन की मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बताई, ओनली एक पॉइंट बता देता हूं कि रिलेटेड पर्सन के अंदर क्या कवर्ड है। दोनों में से यदि एक पर्सन एम्प्लॉयर हो और एक एम्प्लॉई, अकॉर्डिंग टू लो, जीएसटी लो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन। ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में दिया हुआ है। ओनली एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन ही, उसके अलावा यदि आपका कोई कंट्रोल हो, कोई स्टेक हो, कोई राइट हो, तो वो भी क्या माने जाते हैं, रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन, ऑब्वियसली एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है क्योंकि कनेक्टेड है। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब सुनना मेरी बात ध्यान। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, माइंड में सेट हो गया सबके, कंफर्म्ड। दूसरा पॉइंट जो मुझे बताना है वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट आगे आएगा, लेकिन फिर भी इंड दे देता हूं। यदि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विसेज को आप मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हो जॉब, एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा भी आप याद रखोगे तो अपन वर्ड यूज करते हैं कि एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब, या आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो एम्प्लॉय के द्वारा यदि कोई भी जॉब या कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर को, ये सप्लाई नहीं है। ये गलती से मुझे पहले बताना पड़ रहा है, मजबूरी है। ये बहुत आगे आएगा शेड्यूल्ड थर्ड में, तब मैं आपको वापस से लिंक करूंगा, याद रखें। कहां आएगा? अभी तो हम शेड्यूल थर्ड 1 में ही पढ़े, तो थर्ड में आगे आएगा, तब मैं बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बता देता हूं एक बार, क्योंकि हमें जो पढ़ना था वो कनेक्टेड था। किसी के दिमाग में डाउट आ सकता था, इसलिए मुझे इतना सब कुछ बताना पड़ रहा है। मुझे क्या बताना है, सुनना ध्यान से। यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गलती से साल लिखा हुआ रिमूव हो गया, वापस से लिखना पड़ेगा। जो रेलिवेंट है वो लिख देता हूं। अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन ने पहले बोला कि जो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है ना, ये तो सप्लाई है ही नहीं, ठीक है ना। अभी जो अपन बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर कपड़े का काम करता है, जूतों का काम करता है। एम्प्लॉयर का देखो, एम्प्लॉय बेटा एम्प्लॉयर, तो जो उसकी कोई भी दुकान ले लो, जो भी आपके दिमाग में आता है, कपड़े ले लो कपड़े, जूते ले लो जूते, पेंसिल ले लो, मोबाइल ले लो, ठीक है, जो भी दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या किया? जूते बेचे नहीं,
जूते बेचे नहीं, मोबाइल बेचा नहीं, पेंसिल बेची नहीं, स्केल बेचा नहीं, उसको घुमा दिया ट्रांजैक्शन, क्या बोल दिया? गिफ्ट। क्या बोल दिया? यदि कोई भी एम्प्लॉय को यदि कोई भी एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में देता है, क्या दिया? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दिया, क्योंकि आपने क्या किया, हो सकता है कि क्या किया होगा तो तुम ही जानो, लेकिन यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट देता है, काइंड में देता है, किस में देता है? काइंड में, मतलब मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज। तो एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट दिया जाता है तो भैया गिफ्ट तो बनता है। दिवाली आ रही है, नए साल पे गिफ्ट बनता है, 100 रुपए के लड्डू दे दिए। लड्डू समझ में आता है? लड्डू दिवाली पे तो लड्डू बनता ही है सर। 100 रुपए के कौन से लड्डू आते हैं पहले तो ये बता दो। तो ठीक है, 500 रुपए के लड्डू दे दिए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया सिंपल सा पॉइंट आता है, होली भी आती है, दिवाली भी आती है, न्यू ईयर भी आता है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम गिफ्ट तो देगा ही देगा, एक रीजनेबल दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दिया, एक बार नहीं, सारा काउंट करके, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही, और फाइनेंशियल ईयर मतलब नॉट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बेटा? अप्रैल से लेके मार्च। क्या होगा? अप्रैल से मार्च। तो यदि एम्प्लॉयर ने पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जितने भी गिफ्ट दिए काइंड में, पूरा एग्रीगेट कर लो फाइनेंशियल ईयर का, अप टू ₹5,000, यदि 5,000 रुपीज तक का यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, इवन रिलेटेड पर्सन, ये रिलेटेड पर्सन है फिर भी, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट दिया, यदि 5,000 रुपीज तक ही दिया, तो ये सप्लाई नहीं है। ये सप्लाई कम मानी जाएगी? मोर देन ₹5,000। कितने अमाउंट का बेटा? 5,000 रुपीज। तो कैसे याद करना है आपको? यदि एम्प्लॉयर ने, बोलो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया, कोई बताएगा गिफ्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है क्या? हेलो, क्या गिफ्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है क्या? सर यदि कंसिडरेशन यदि इन्वॉल्व हो गया तो फिर गिफ्ट खाएगा। तो इसलिए पॉइंट कनेक्टेड है। कोई बच्चे के दिमाग में ऐसे पॉइंट नंबर 2 के साथ क्यों पढ़े? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी सप्लाई नहीं माना जाएगा यदि गिफ्ट 5,000 रुपीज तक का दिया तो। कितने तक का दिया हो? फिर इतना तो बनता है। एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है, साहब यही तो काम पढ़ा था मैं आपके पास ही, तो संडे को बुलाता है, संडे को भी आ जाता हूं, जहां बोलते हो तब हाजिर हो जाता हूं। तो फिर दिवाली पे मिठाई का डिब्बा तो बनता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दिया पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5,000, सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई माना जाएगा यदि वो अमाउंट 5,000 से ज्यादा का। फिर बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा, सर फॉर एग्जांपल यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर गिफ्ट काइंड में 7,000 का दिया, तो सप्लाई माना जाएगा। सर पूरे अमाउंट का या कितने अमाउंट का? पूरा अमाउंट, 2,000 नहीं। किसी बच्चे के दिमाग में आए तो यदि 5,000 रुपीज तक का यदि गिफ्ट दिया तो तब तो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, लेकिन यदि 7,000 दिया तो 2,000 नहीं। ये जो पूरा का पूरा जो गिफ्ट का जो अमाउंट है, यही क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? कोई कंफ्यूजन? एक्चुअली मैंने क्या बताया, मैं वापस से रिपीट करता हूं। ये पॉइंट मैंने आपको एडवांस से बताया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन में टोटल 7 to 8 पॉइंट्स दिए, उनमें से एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन होते हैं। तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को यदि कोई भी सप्लाईज करता है वो सप्लाई नहीं माना जाता। ये कहां मिलेगा आपको? शेड्यूल 3। तब मैं वापस से आपको लिंक करूंगा,
क्योंकि दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यदि एम्प्लॉयर ने, क्या याद करना है आपको, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दिया, किसने किसको दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई गिफ्ट काइंड में दिया पूरे फाइनेंशियल ईयर में मोर देन ₹5,000, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मींस अप टू ₹5,000 का यदि कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो सप्लाई नहीं है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म। उसी चीज के लिए तो बोला मैंने, तभी तो मैंने बोला आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना है, क्योंकि तभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, आपने एक बार दिवाली पे दिया, एक बार आपने न्यू ईयर पे दिया, एक बार आपने होली पे दिया, तो ऐसे अलग अलग नहीं, अप्रैल से लेके मार्च, क्या बेटा, तो अप्रैल से लेके मार्च तक जितने भी आपने गिफ्ट दिए तब सबको आपको क्या करना होगा, एग्रीगेट करना होगा, और वो अमाउंट गिफ्ट इन काइंड जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया वो क्या होना चाहिए, अप टू ₹5,000 है तो ₹1 भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि मोर देन ₹5,000 हो गया तो पूरा का पूरा गिफ्ट, पूरा का पूरा अमाउंट सप्लाई माना जाएगा। कोई और डाउट? कैसे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, हाउएवर करके दिया हुआ है। गिफ्ट नॉट एक्सीडेंट, क्या हुआ, एक मिनट, यस इसमें चेंज करो, एक पॉइंट आएगा तब बताऊंगा। यस मैं एक बार कंफ्यूज करा था, वही गलत बता दिया। ये वापस से आएगा गिफ्ट, गिफ्ट 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, आपको इनकम टैक्स भी तो पढ़ना है ना, तो जब हम इनकम टैक्स यदि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, क्योंकि यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया, अपने पढ़ा नहीं अभी तक इनकम टैक्स, कोई लप्पा मार सकता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, सैलरी। तो सैलरी के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, सैलरी के अंदर जो दिया हुआ है वहां पे 5,000 है। तब मैं आपको लिंक करूंगा, वो उस समय आप 5,000 की बात करना, याद रखना। अभी फिलहाल जो आपको ये अमाउंट याद रखना है 50,000 ध्यान रखना है, स्लिप हो गया गलती से 50,000 नॉट 5,000, कितना ध्यान रखना है, 50,000। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि एक बार कंफ्यूजन की बात बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वापस से क्लियर करता हूं। ये जो अमाउंट मैंने बोला है 5,000, ये यूज आएगा सैलरी वाले चैप्टर में। कहां यूज आएगा, सैलरी। यहां पे आपको क्या याद रखना है कि यदि किसी भी एम्प्लॉयर ने यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट दिया, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट दिया, यदि वो अमाउंट मोर देन ₹5,000 है, ₹50,000 है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो 5,000 अभी आपको यहां पे याद नहीं रखना, 5,000 वाला जो लिमिट है वो सैलरी के अंदर कहीं लिंक होगा तो अपन देखेंगे। एनी अदर डाउट? However, gift up to ₹50,000 in a value in a financial year by an employer to the employee। जो अपन बात कर रहे हैं, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में दे रहा है, कितने अमाउंट का, अप टू ₹50,000, अप टू ₹50,000 इन ए वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी डाउट? फॉर एग्जाम्पल चिन्मय ट्यूटोरियल्स, एम्प्लॉयर उसने एम्प्लॉई को क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन एप्पल 98,000 98,000 का मतलब मोर देन ₹50,000। यदि एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट यदि काइंड में ₹50,000 के ज्यादा का यदि प्रोवाइड करता है, तो पूरा का पूरा गिफ्ट, ऑल गिफ्ट कितने अमाउंट का, ₹98,000, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? नो डाउट। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। पर क्या रहे अपन, शेड्यूल 1। पर क्या रहे अपन, शेड्यूल 1।
शेड्यूल 1 के अंदर कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, जिनमें से 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट बोलता है यदि परचेज के टाइम यदि आपने आईटीसी लिया, ऐसे गुड्स को आपने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, सप्लाई माना जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर या तो सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन है या डीपी है, इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड का लॉजिक भी वही है जो मैंने आपका डीपी का लॉजिक बताया था। सुनो मेरी बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर भी सप्लायर है। मैंने क्या किया, मैंने बनाया सीएम में मोबाइल, ठीक है ना। ये मोबाइल बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बना लेगा बिक जाएगा, भैया इतना इजी होता ही नहीं मार्केट में। विमल पान मसाला, केसर वो है ना, क्या था, दाने दाने में केसर का था। एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। भैया कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लॉट ऑफ पब्लिसिटी या लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व टू सेल एनी प्रोडक्ट। आज के जमाने में प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। चिन्मय मोबाइल ऐसे बिकेगा ही नहीं, लेकिन मैंने अब बुड्ढों को लेके नहीं आएंगे अपन, कोई मार्केटिंग करनी नहीं है। एक और तरीका होता है, जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो डीलर्स होते हैं ना, डीलर जिससे आप माल खरीद रहे हो, वो दिमाग का ब्रेन वॉश कर देता है पूरा आपका। आप कौन सा वायर लेने जाते हो, कौन सा वायर ले आते हो। आप बोले भैया एवेल्स का वायर दे दो, बोलता एवेल्स, मेरी ना पूरी एवेल्स की लगी हुई थी, 2 साल पहले पूरी बदल दी हमने, तो आरआर की केबल लगाई है। केबल होती है तो आरआर की होती है। नहीं, लड़का लेके आ रहा है, इनको एवेल्स ही देना। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। सारे क्लाइंट की यहां पे चेंज कर दी मैंने, भैया मुझे भी आरआर दे यार। मैं क्या किया जा रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैंने क्या किया, आई एम द मैन्युफैक्चरर, मुझे चिन्मय मोबाइल बेचना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट में डीलर बनाने की जगह एजेंट बना दिए। क्या बना दिए? एजेंट, मतलब दलाल। मतलब ये कि जो आपके व्याप पे माल बेचेंगे फॉर कमीशन या जो भी एनी अदर कंसिडरेशन होगा, जो भी आपका पार्ट होगा। तो यदि आपने मैन्युफैक्चरर को ने यदि एजेंट को यदि कोई भी माल दिया आगे बेचने के लिए, अभी तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यदि मैन्युफैक्चरर एजेंट को यदि कोई गुड्स देता है कि भैया मेरे व्यापार बेच देना, तो वो तो आगे बेचेगा ना। तो यदि मैन्युफैक्चरर एजेंट को यदि कोई गुड्स देता है, तो ये ट्रांजैक्शन भी जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा वो तो सप्लाई ही, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर एजेंट को यदि माल दे रहा है, ये भी सप्लाई माना जाएगा। उसके पीछे भी सेम लॉजिक, चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कोई भी गुड्स ट्रांसफर होगा, हमारी नजर होगी सप्लाई मान लो। सर जीएसटी लग जाएगा फालतू में, जीएसटी लगता है तो लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। लेकिन व्हाट वी वांट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जिससे कि काफी हद तक हमें क्या हो, बेनिफिट मिल जाए, वो चेन मैकेनिज्म ब्रेक नहीं हो। मैं क्या कहना चाहूं, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपको क्या याद करना है, रट्टा ही मारना है। और ये पॉइंट जो पॉइंट नंबर थर्ड है, उस सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है? गुड्स। क्या याद रखना है? यदि प्रिंसिपल एजेंट को, क्या बेटा, यदि प्रिंसिपल एजेंट को यदि कोई भी गुड्स यदि देता है, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी सप्लाई मानी जाएगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? हाँ, जब जब जीएसटी चार्ज होगा तब तब आपको आईटीसी मिलेगा। मैं डिटेल में बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुमने पूछा इसलिए क्लेरिफाई थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा नहीं दूंगा। बाकी आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। सबको नहीं मिलता, कुछ को मिल जाता है जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें गलत फहमी हो जाए तो ये क्लियरिफाई करना जरूरी है बेटा। मोबाइल खरीदा, कभी देखा मोबाइल? मजाक करता हूं, दिल पे नहीं लगा, मेरा स्टाइल ऐसा ही है। तो मोबाइल जब आपने खरीदा होगा तो मोबाइल तो ब्रांडेड ही खरीदते हैं सब। तो मोबाइल जो भी आपने खरीदा, चाहे 10,000 का खरीदा हो या 1 लाख का खरीदा हो, वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जीएसटी लग के आपने मोबाइल खरीदा,
तुम्हें आईटीसी नहीं मिलता। तुम जूते भी खरीदते हो, नहीं मिलता आईटीसी। जो इजी लैंग्वेज में बोला जाए, जो बिजनेस में लोग है ना, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उनको नहीं मिलेगा। बाकी आईटीसी वाले चैप्टर में लॉजिक, और उसका लॉजिक भी क्या है, तुम्हें फर्दर टैक्स थोड़ी देना है, तुम्हें टैक्स थोड़ी देना बेटा। तुम टैक्स देती हो? मैं देता हूं। मैं मतलब चिन्मय नहीं, चिन्मय ट्यूटोरियल्स। तो चिन्मय ट्यूटोरियल्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है भैया, उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मैं चाहे कैमकोर्डर खरीदूं, पेन खरीदूं, एसी खरीदूं, या बेंचेस खरीदूं, प्रोजेक्टर खरीदूं, बोतल खरीदूं, जो भी बिजनेस के अंदर यूज आने वाले गुड्स है, मुझे आईटीसी मिलेगा। क्योंकि भैया मुझे टैक्स देना होता है, तो जो टैक्स लग के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनके ऊपर हमें क्या मिलता है? आईटीसी। अभी और नहीं बताऊंगा, तुम्हें गलत फहमी ना हो जाती, इसे मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि सबको नहीं मिलता, जिनको मिलना चाहिए लॉजिकली। क्योंकि आपने फर्स्ट डे लॉजिक पढ़ा था, जीएसटी का जो मेन पर्पज है, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, याद आ रहा होगा, टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। याद आया बेटा? तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं, तो तुम्हें आईटीसी क्यों मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलता। भाई तुमने ब्रांडेड कपड़े खरीदे होंगे, तो कपड़ों के ऊपर 5% जो भी आपका जीएसटी लग के आता है, तो आईटीसी नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म खरीदता हूं, तो बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं, तो भैया आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर जो भी 5% जीएसटी लग के आया है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स आईटीसी लेता है। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गई? अपन भटक गए थे, वापस से कम बैक टू द पॉइंट। ये जरूरी था, गलत फहमी ना होती, इसलिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन भी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी, इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो इफ एनी गुड्स आर सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। एनी डाउट टू एनीवन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। क्या पॉइंट है ये? यदि प्रिंसिपल एजेंट को, एजेंट प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एजेंट को, एजेंट प्रिंसिपल को, ये सबको पता है। जब प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी माल बेचता है, वो सेल नहीं होती है, क्योंकि एजेंट बोलता है मैं खरीद नहीं रहा हूं, तुम्हारे ब्याज पे ले रहा हूं आगे। तो जब एजेंट कस्टमर को बेचेगा, वो तो सेल ही। प्रिंसिपल ने यदि एजेंट को यदि कोई गुड्स यदि सप्लाई किया, वो भी सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। पॉइंट नंबर 3। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एक पॉइंट और बचा हुआ है, लेकिन उसको समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। एनी डाउट टू एनीवन?